number of ways in which we can complete the work will be m into n. एडिशन में क्या होता था? एडिशन रूल में वर्क कंप्लीट करने के लिए या तो आप प्रोसेस 1 से जाओ या तो प्रोसेस 2 से जाओ। तो उसमें नंबर ऑफ वेज क्या होता था? ऐड हो जाता था, m प्लस n वेज। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वेज विल बी m प्लस n वेज। फाइन। चलो, डाउट्स जो है हम लोग कल कर लेंगे। जो कल का जो पेपर डिस्कशन का डाउट सेशन है, दैट वी विल डू टुमारो, संडे को। चलो, तो इतना समझ में आया? यस। ओके, सो अब लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, अब हम लोग आगे और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, then find number of possible outcomes. 5 coins are tossed simultaneously, then find number of possible outcomes. ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद तुमको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो जैसे 5 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, तो तुम क्या करो, 5 ब्लॉक बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है? जैसे पहले कॉइन के कारण यहाँ पे कुछ आउटकम आया, दूसरे कॉइन के कारण यहाँ पे कुछ, ये कॉइन 3 का आउटकम, ये कॉइन 4 का आउटकम, और ये कॉइन 5 का आउटकम। ठीक है, तो नाउ सी दिस, जैसे उनमें से जैसे कोई एक आउटकम क्या हो सकता है कि सारे में हेड आ जाए, एक आउटकम ये हो सकता है। दूसरा आउटकम ऐसे टाइप का हो सकता है। तीसरा आउटकम ऐसे टाइप का हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं। तो इन सारे की काउंटिंग कितनी होगी वो बताना हम लोग को, दिस वी हैव टू टेल। तो जो हमारा कोई भी इंडिविजुअल आंसर होगा उसमें 5 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं? कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4 और कॉइन 5 सबकी रीडिंग्स नोट की जाएंगी। तो मेरे को इनके बीच में क्या लगाना चाहिए? एंड लगाना चाहिए कि और लगाना चाहिए? कॉइन 1 एंड जो जो मेरा फाइनल आउटकम आएगा उसमें कॉइन 1 का भी आउटकम होगा, एंड कॉइन 2 का भी होगा, एंड कॉइन 3 का भी होगा, एंड कॉइन 4 का भी होगा, एंड कॉइन 5 का भी होगा। सर 2 अच्छा रेस टू बताओ। 5 होगा। सो कॉइन 1 कॉइन 1 क्या क्या आउटकम दे सकता है? हेड या टेल। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए, इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? 2 ऑप्शंस। हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ प्लेस कर दिए। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि यहाँ पे कितने तरीके से ऑब्जेक्ट फिल हो सकते हैं। या तुम समझो कि ये जो कॉइन 1 है वो प्रोसेस 1 है,
तो प्रोसेस 1 कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से। सर आप या तो है, एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो कॉइन वन में हम लोग ने इसके नीचे 2 लिखा, तो 2 लिखने का क्या मतलब है कि इस पोजीशन पे क्या क्या आउटकम आ सकता है। मतलब वी राइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एट दिस प्लेस। वी राइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एट दिस प्लेस। तो मैंने 2 लिखा, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जो है मैंने 2 आउटकम्स प्लेस कर दिए, हेड और टेल दोनों प्लेस कर दिए, ऐसा नहीं है। 2 लिखने का क्या मतलब है कि ये पोजीशन जो है 2 जगहों से भरी जा सकती थी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता था? यहाँ पे इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते थे? कॉइन 2 को अगेन 2 तरीके से। देखो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें फंडामेंटल, नहीं तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा तुमको। कॉइन 3 को भरने के कितने तरीके थे? कॉइन 3 के प्लेस को कितने तरीके से भर सकते थे? 2 तरीके से। कॉइन 4 के प्लेस को कितने तरीके से भर सकते थे? 2 तरीके से, या तो हेड या तो टेल। कॉइन 5 को कितने तरीके से भर सकते थे? 2 तरीके से, या तो हेड या तो टेल। अब इनके बीच में क्या लग रहा है? एंड लग रहा है, और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो number of possible outcomes will be what? 2 raised to 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 32। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक ये जो मैंने टिक किए हैं, ऐसे कितने टिक हो रहे होंगे? 32 टिक हो रहे होंगे। इतने अलग अलग तरीके के आउटकम्स आ सकते हैं हमारे। समझ समझ में आया? सर आप एक और बार बता सकते हो कि वो एंड क्यों लगा? एंड इसलिए लगा क्योंकि देखो जो भी हमारा आउटकम होगा उसमें तुमको कॉइन 1 का भी आउटपुट नोट करना पड़ेगा, कॉइन 2 का भी, कॉइन 3 का भी, कॉइन 4 का भी, कॉइन 5 का भी। मतलब हम लोग को कॉइन 1 में भी कुछ भरना है, कॉइन 2 के पोजीशन पे भी कुछ भरना है, कॉइन 3 के पोजीशन पे भी कुछ भरना है, कॉइन 4 के पोजीशन पे भी कुछ भरना है, कॉइन 5 के पोजीशन पे भी कुछ भरना है। तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट कब होगा? जब सारे के सारे भरेंगे। तो यस मेरे को इसको भी भरना है, एंड 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 इसको भी भरना है। तुम अगर सोचो कि मैं इसके बीच में और लगा देता, और लगाने का क्या मतलब होता इंग्लिश में? मतलब सोचो कि और लगाने का क्या मतलब होता कि कॉइन 1 में भर दो तो भी काम हो जाएगा, या कॉइन 2 में भर दो तो भी काम हो जाएगा, या कॉइन 3 में भर दो तो भी काम हो जाएगा, बाकी किसी में ना भरो तब भी ठीक है। लेकिन हम लोग को तो क्या करना है? हम लोग को कॉइन 1, कॉइन 2 और कॉइन 3 तीनों में भरना है इसे, तो इसलिए एंड लगेगा। या तुम ऐसे सोचो कि तुमको अगर पास होना है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में पास होना है। अगर तुम तीनों में पास होना चाहते हो तो तीनों के बीच में एंड लगाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा ऐसा ऑप्शन है कि तुम किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाओ, काम चल जाएगा, तो उस समय तुम क्या लगाते? उनके बीच में और लगाए थे। ठीक है, तो एंड कब लगता है? जब सारे के सारे पोजीशंस को फिल करना कंपलसरी हो, उसके अलावा काम न चल रहा हो, तब एंड लगाते हैं। और कब लगाते हैं? और तब लगाते हैं कि जब बहुत सारी पोजीशंस हैं और उनमें से कोई एक पोजीशन पे भी भर दें और हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हम लोग और लगाते हैं। मतलब सर ये एंड की केस लिमिटेड नंबर ऑफ क्या कहते हैं? क्या? मतलब सर ये एंड वाली केस ऐसे लिमिटेड ऑप्शंस वाले पे अप्लीकेबल होगी, ज़्यादा अप्लीकेबल होगी नहीं, जैसे एंड वाल
जैसे अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ही लग रहा होगा, बहुत सारी जगह एंड लग रहा होगा। और पता है कहाँ लगता है? और जनरली केसेस में लगता है, जब हम लोग केसेस लेते हैं उनके बीच में हाँ, और उनके लगता बीच है। में लगता है। उनके बीच में क्या लगता है? और लगता है। और बाकी जगह जैसे तुमको बहुत सारे स्पेसेस को साइमल्टेनियसली फिल करना है, और तो उनके बीच में क्या होगा? एंड लगेगा। और क्योंकि उनके बीच में एंड लगेगा तो उनके नंबर ऑफ वेज विल गेट मल्टीप्लाइड। तो सर एंड मतलब मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा, ऐसे ही ना? हाँ हाँ, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होंगे, और मतलब कि नंबर ऑफ वेज ऐड ऐड होंगे। होंगे। यस सर, समझ गया। एक स्टूडेंट ने पूछा कि इज देयर एनी केस वेयर वी हैव टू यूज बोथ एंड और दोनों यूज करना पड़े, ऐसा कोई केस हो सकता, ऐसा कोई सिनारियो हो सकता है? सर उस हाँ, क्वेश्चन में किया था ना हमने वो ट्रेन वन। तो जैसे मान लो केस 1, केस 2, जैसे 3 केसेस लिए हम लोगों ने क्वेश्चन में, तो उनके में तो और लगा। अब केस 1 में जैसे मान लो हम लोग को 4 स्पेसेस फिल करने थे, तो उनके बीच में क्या लगता? एंड लगता। समझ में आया? तो एक बार सब लोग बताओ कि अभी कुछ डाउट है कि समझ में आ गया सब कुछ? जिसको भी डाउट हो पूछ लो। तो एक नोट अगर लिखना चाहे हम लोग, तो नोट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? whenever we have to fill all positions simultaneously, या it is compulsory कि सारी पोजीशंस फिल हो जाए, then we use and. Whenever we take cases, say case 1, case 2 and so on, then we use or. एंड में नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? मल्टीप्लाइड होंगे। सर हाँ, और सर में नंबर recording- ऑफ वेज क्या? ऑन है, सर- रिकॉर्डिंग ऑन है। सर ऑन है रिकॉर्डिंग। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था क्या? हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट। हो सकता है 5 मिनट का छूट गया, लेकिन बाकी सब है। अभी शुरू के 5 मिनट में मैं बस शुरू का वो डेफिनेशन समझा रहा था। मतलब सर Division आज का। जो सीखा है वो है ना? नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग है। थैंक यू सर। ठीक है, वैसे तुम इतने क्वेश्चन ही कर लोगे आज कि तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर जाइए ना। और ऊपर नहीं सर, बस 1 सेकंड बस। सर अगर हम उस कॉइन वाले क्वेश्चन में एंड की जगह और यूज करते तो हमें किस क्वेश्चन का आंसर मिलता? नहीं, मतलब उसमें और हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, मेन बात ये है। सर बट जैसे उसमें कैसे? सर बट उसमें लाइक रिजल्ट क्या आएगा हम लोग को? उसमें कुछ रिजल्ट नहीं, मतलब वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसका कुछ स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं हो पाएगा। ओके सर। डन सर, उस- थैंक यू। उसमें तुम, हाँ, उसमें अगर तुम और यूज करते तो
मतलब कुछ ऐसे टाइप का होता कि तुम किसी एक कॉइन का भी आउटपुट बता दो तो वो कितने नंबर ऑफ वेज में हो जाएगा। वो जैसे अगर मैं तुमको समझाऊं तो जैसे कितने रुपए कॉइन होते हैं। 1 रुपए का कॉइन होता है, 2 रुपए का कॉइन होता है, 5 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है और से एक कॉइन हाँ 50 पैसे का होता है। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में और लगा देता अगर मैं इनके बीच में और लगा देता तो 50 पैसे के कॉइन के क्या क्या आउटपुट आ सकते थे, या तो हेड या तो टेल, 2 आउटपुट्स। 1 रुपए के कॉइन के भी क्या क्या आउटपुट आ सकते थे, या तो हेड या तो टेल। इसके भी क्या क्या आ सकते थे, या तो हेड या तो टेल। इसके भी 2, इसके भी 2। अब क्योंकि इनके बीच में अगर तुम और लगा रहे हो तो तुम ऐड करते, तो ऐड करके एक आता 10। तो वो 10 पता है क्या होता, वो 10 कौन चीज होती, वो 10 कुछ ऐसी होती कि 0.5 का हेड, 0.5 का टेल, 1 का हेड, 1 का टेल, ओके 2 सर, का समझ हेड, गया। 2 का टेल, समझे। 5 का हेड, 5 का टेल, 10 का हेड, 10 का टेल। तो इसमें ये पहला आउटपुट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे जो हम लोग क्वेश्चन सीख रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5, उसमें सारे के आउटपुट्स हम साइमल्टेनियसली नोट कर रहे हैं। मतलब जो भी आउटपुट आएगा, जैसे मान लो ये सिंगल आउटपुट आया, उसमें 5 एंट्री होगी। कॉइन 1 की एंट्री, कॉइन 2 की एंट्री, कॉइन 3 की एंट्री, कॉइन 4 की एंट्री, कॉइन 5 की एंट्री, ऐसे ही दूसरे में। तो डिफरेंस समझ में आया कि अगर मैं और यूज करता तो क्या हो रहा होता, जो 10 आ रहा होता वो किस चीज का नंबर आ रहा होता। यस सर। चलो तो सर आगे बढ़ा इसमें जाओ तो हमने मतलब जो कॉइन के फाइंड किए ऊपर वाले एग्जांपल में परम्यूटेशन भी मतलब यूज किया ना, मतलब ऑर्डर में आया ना वो? क्या सर नहीं जो नहीं, हमने इस हाँ 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 परम्यूटेशन का हाँ यूज किया ना। इसमें हाँ इसमें जो 32 आया उस वो परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। क्योंकि देखो हाँ सर वही पूछ रहा था। यहाँ पे भी 4 H और 1 T है, और यहाँ पे भी 4 H और 1 T है, हाँ सर लेकिन ऑर्डर है, समझा। ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए ये लोग अलग अलग कंसिडर हुए। ठीक है, तो अभी किसी को डाउट? चलो, सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बेटर होगी। पीएनसी में तो क्या है कि जितने सारे क्वेश्चंस करो उतना अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो अब जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 3 objects can be arranged out of 10 different objects. ठीक है, find a number of ways in which 3 objects can be arranged out of 10 different objects. तो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है,
सर इसे भी हम तो कॉइन वाले की तरह कर सकते हैं ना, 3 हाँ अलग पोजीशन देके उसमें कितने बार आ सकते हाँ, तो ये इट इज समथिंग लाइक अगर इसकी एनालॉजी निकालो, समथिंग लाइक, में और आएगा ना? नहीं, समथिंग बता रहा है, समथिंग लाइक अरेंजिंग बैटिंग ऑर्डर ऑफ 3 players कल जैसा समझा out of a squad of 10 players. ये कुछ ऐसे टाइप का है, समथिंग लाइक अरेंजिंग बैटिंग ऑर्डर ऑफ 3 players आउट ऑफ a squad of 10 players. तो देखो अभी हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या आता है? एडिशन लॉ आता है एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ आता है, ये 2 लॉ आते हैं। सर तो अभी नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है ना उसमें? नहीं, अभी नोटेशन यूज नहीं करेंगे, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का नोटेशन को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोज विल बी ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अब देखो हम लोग को कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो मैं क्या करता, 3 स्पेस क्रिएट कर लेता। ये एक पहले ऑब्जेक्ट के लिए था, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस था, ये तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस था। यहाँ से बॉक्स लिख लिया, जो भी चाहो तुम। अब बताओ इस बॉक्स, अच्छा इन तीनों बॉक्स को भरना जरूरी है कि नहीं है? सर जरूरी है। बोलो। सर इन तीनों Yes, बॉक्स sir. को जरूरी है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एंड लगेगा, एंड लगेगा। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा वो लोग बताएंगे, ठीक है। सो कीप योर माइक ऑन, क्लियर? तो हाँ, तो कौन बताएगा? अमृता, कैन यू हियर मी? इस पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? इस पोजीशन को भरने के लिए गायब भी हो गई क्या? अच्छा चलो आरना तुम बताओ, इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शन होते हैं हमारे पास? हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 10 ऑब्जेक्ट्स थे। तो मैं इस पोजीशन में कितने वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स भर सकता हूं? 10 वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट भर दिया, जैसे मान लो हम लोगों ने ओवन भर दिया से। अब यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 9 अवेलेबल है, क्योंकि अब मैं ओवन तो नहीं भर सकता ना, मेरे पास तो ओवन तो एक ही था और वो मैंने भर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 9 से यहाँ पे मैंने O3 भर दिया, मान लिया। इस ऑब्जेक्ट को भरने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? इस पोजीशन को भरने के लिए 8, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, ऑलरेडी भरा चुके हैं। अब क्योंकि एंड लग रहा है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होने से क्या हो जाएगा? 720 आंसर आएगा। आंसर विल बी व्हाट? 720। अब एक बात ध्यान दो, ये जो 10 लिखा है, ये 10 क्या है कि मैंने इस बक्से में 10 ऑब्जेक्ट्स भर दिए हैं क्या? इस बैग में मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स भर दिए हैं? नहीं। की पॉसिबिलिटी है। हाँ कि ये जो लिखा है, ये 10 लिखा है कि इस बैग में कितने वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स भरे जा सकते हैं। तो
10 वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स भरे जा सकते हैं। भले मैं उसमें से एक ही ऑब्जेक्ट भरूंगा, लेकिन कितनी वैरायटी भर सकता हूं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो चीज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि कितने वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वैरायटी लिखते हैं हम लोग, ऑफ ऑब्जेक्ट्स भरे जा सकते हैं वो लिखते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है कि यहाँ पे हम लोग वो नंबर लिख देते हैं कि उसमें 10 ऑब्जेक्ट्स भर दिए, बैग का स्पेस 1 ऑब्जेक्ट का ही है, लेकिन 10 वैरायटी के भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 720। मतलब तुम ऐसे सोचो कि 720 बैटिंग ऑर्डर्स बन सकते हैं, 3 प्लेयर वाले 720 बैटिंग ऑर्डर्स बन सकते हैं। ऐसे कितने बन सकते हैं 720। तो ये क्लियर है बच्चों, स्टूडेंट्स? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर बट अगर हम सपोज करें कि हमने एक ऑब्जेक्ट O1 फर्स्ट वाले में डाला है सर, बट वो हाँ। सेकंड और थर्ड में भी तो आ सकता है ना। बट हमने हाँ, सर 9 और 8 मल्टीप्लाई किया है तो लाइक वो कंसिडर नहीं होगा ना। नहीं तो मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि कोई एक स्पेसिफिक केस हुआ होगा जिसमें इस फर्स्ट बॉक्स में O1 डाला है। ठीक है, वो तुमको समझाने के लिए कि यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट भरा गया है, तो यहाँ पे अब वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं भराएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने O1 ही भरा है, अंडरस्टूड? यहाँ पे मैं O1, O2, O3 से लेके O10 तक कोई भी भर सकता था। तो मैंने एक एजम्पशन लिया कि चलो भाई तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें हम लोग ने O1 भरा है। ऐसा नहीं कि केवल O1 ही भर के रखा है, इसमें O1 भरा है इसमें से। तो जब मान लो तुमने O1 भरा होता तो यहाँ पे तुम O1 नहीं भर पाते, तो यहाँ पे मतलब 9 ऑप्शन अवेलेबल होते। तो वो 9 ऑप्शन में से कोई एक ऑब्जेक्ट भरा गया, इसमें से O3 भराया, तो अब O1 और O3 यूजअप हो चुके हैं। हमारे हाथ में 10 ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स यूजअप हो चुके हैं। अब कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है हाथ में? 8 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 8। So I have written O1 just for the sake of understanding. It is not that कि O1 ही मैं भर रहा हूँ। ओके सर, समझ गया। पक्का? हाँ सर। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब से तुम लोग करोगे। फाइंड द नंबर of 5-lettered words formed by using letters of the word tough. सर टी भी काउंट होगा ना? हाँ सर नहीं। पांचों एक ही लेटर काउंट नहीं होगा ना? देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ, जैसे टफ है, तो इसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे पास टी कितना अवेलेबल है? एक ही अवेलेबल। ओ एक, एक, जी एक, एच एक। तो तुम्हारे हाथ में जो 5 अल्फाबेट्स हैं वो ये 5 अल्फाबेट्स हैं। मतलब तुम टी एक ही बार यूज कर सकते हो, ओ एक ही बार यूज कर सकते हो, यू एक ही बार यूज कर सकते हो, जी एक ही बार यूज कर सकते हो,
और एच एक ही बार यूज कर सकते हो। समझे? हाँ, लेकिन उसका मैं कहने का मतलब ये है कि लेटर्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्या? लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते। नहीं हो लेटर्स सकते, रिपीट नहीं हो सकते। जितने दिए हैं उतने से करें। हाँ, मतलब जैसे नहीं होता, बच्चों वाला एक गेम होता है जिसमें जैसे ये है, अब इससे तुम और पजल क्या क्या पीस वर्ड होते फॉर्म, हैं। हाँ, हाँ। और कौन कौन से वर्ड फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे तुमने इसको तोड़ा तो तुम्हारे पास ये 5 अल्फाबेट्स आए, सब एक एक बार आए, बाय जैसे इस वाले केस में। तो फिर अब तुम जो नया वर्ड फॉर्म करोगे उसमें TOUGH ये लोग कितनी कितनी बार आएंगे? इनफाइनाइट, मतलब एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही ब्लॉक अवेलेबल है ना। ओके, सो आई गॉट 5 फैक्टोरियल। देखो, हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में उन लोग ने स्पेसिफाई किया कि रिपीटेशन अलाउड है, फिर हो सकता है। हाँ, अगर रेपिटेशन अलाउड है तब फिर 5 raised to 5 हो जाएगा। मैं वहां पे भी आता हूँ अभी। अब देखो, इसमें तुम्हारे पास 5 अल्फाबेट्स अवेलेबल है। क्या है? 5 अल्फाबेट्स अवेलेबल है। तो इस पोजीशन को भरने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस थे? 5 ऑप्शंस थे। 5 अल्फाबेट्स, तुमने हाथ में सारे अल्फाबेट्स ले लिए और तुमने भरना स्टार्ट किया। तो पहली पोजीशन को भरने के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। अब यहाँ पे कोई अल्फाबेट भर दिया, ठीक है, तो इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते? 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट भर दिया वो अब मैं यहाँ पे नहीं भर पाऊंगा। फिर इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते? 3 ऑप्शन। इस पोजीशन को भरने के लिए 2 ऑप्शन। इस पोजीशन को भरने के लिए 1 ऑप्शन। और अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, इसी का अगर आप सेकेंड पार्ट लिखो कि नंबर ऑफ 3 lettered words using letters of tough, using letters of tough. 60. Using letters of the word tough. अब देखो, अब मैं कितने स्पेसेस क्रिएट करूंगा? जितने लेटर्ड का वर्ड फॉर्म करना है हम लोग को। ठीक है, तो अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो तो 5 लेटर्स की अवेलेबिलिटी है। वो क्या है? 5 लेटर्स की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? 5 ऑप्शंस थे। यहाँ पे भरने के लिए ये यूज हो चुका है, 4 ऑप्शन। यहाँ पे भरने के लिए ये दोनों यूज हो चुके हैं, 3 ऑप्शन। तो 5 into 4 into 3 which is 60। मतलब 60 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें जो टफ के अल्फाबेट्स को यूज करके बने हो। ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में अगर तुम देखो तो जैसे जो भी अल्फाबेट्स अवेलेबल है, जैसे 5 अल्फाबेट्स अवेलेबल है, उसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा है। उसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता गौरव, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ए 2 बार रिपीट हो रहा होता,
G एक बार आ रहा होता, U एक बार आ रहा होता, R एक बार आ रहा होता, V एक बार आ रहा होता। अब इसमें से ये कितने हैं? 2 3 4 5 6। अब इसमें से अगर 5 लेटर्ड वर्ड फॉर्म करना है तो उसके लिए सिचुएशन विल बी डिफरेंट। अभी हम लोग जो भी सीख रहे हैं उसमें सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं अवेलेबल हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, उनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो टफ था इसमें कोई भी आपस में रिपीट हुआ क्या? नो सर। नहीं। तो वैसे इसको भी करना सीखेंगे हम लोग, इसको भी करना सीखेंगे बट लेटर ऑन। ठीक है, इसको हम लोग करना सीखेंगे लेटर ऑन। फाइन। यस सर मैं ये नहीं समझा कि अपने 60 क्यों लिया, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 60 बनेगा ना। पर आपने 120 क्यों नहीं? क्योंकि 120 तो इधर बनता है ना, 5 लेटर्ड वर्ड्स के लिए बनता है ना, अच्छा अच्छा, ये 3 लेटर वर्ड्स के लिए है। हाँ फिर ठीक है। 3 लेटर्ड वर्ड्स के लिए। हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 लेटर्ड और 5 लेटर्ड के लिए सेम ही बनते हैं ना, मतलब किस वाले क्वेश्चन में? इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 लेटर के लिए और 4 लेटर के लिए दोनों के लिए सेम ही आंसर आता ना। हाँ हाँ हाँ, एक जगह 5 4 3 2 1 आता और एक जगह 5 4 3 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन सेम ही होता। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर्ड वर्ड्स फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर्ड वर्ड्स। इसमें पहला पार्ट है कि रेपिटेशन इज अलाउड और दूसरा पार्ट है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। दूसरा पार्ट क्या है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सर पहला 5:26। हाँ सर और पहले दूसरा 26 फैक्टोरियल। नहीं। सर नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कौन से वर्ड से? 26 रेज टू 5 है। सब अल्फाबेट से? सारे अल्फाबेट यूज करके, जो भी अल्फाबेट्स अवेलेबल है हम लोग को। अच्छा ओके, तो अब देखो, कभी भी जितने लेटर्ड वर्ड फॉर्म करने होते हैं उतने गैप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को 5 लेटर्ड वर्ड फॉर्म करना है तो मैंने 5 गैप बनाया। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 26 ऑप्शंस हैं, ABCD से लेके Z तक। ठीक है, तो 26 ऑप्शंस है। अच्छा, इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शंस है अपने पास? 25। मैंने क्या लिखा है पहले पार्ट में? Sir, कि रेपिटेशन 26. अलाउड है। 26 तो यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ पे भी आ सकता आ है, सकता है। ऐसा नहीं कि आएगा ही,
लेकिन आ सकता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे भी अपने पास 26 ऑप्शन, यहाँ पे भी 26, क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड है। यहाँ पे भी 26 और यहाँ पे भी 26। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 26 होल बेस टू 5। ठीक है, तो पहले मैं धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन से फिर अच्छे क्वेश्चन पे जाऊंगा। सेकेंड पार्ट क्या है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? 26 ऑप्शंस थे। अब यहाँ पे कोई अल्फाबेट भर दिया, मान लो पी भर दिया, तो अब पी यहाँ पे नहीं भरते, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? 25। यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, यहाँ पे 22। तो आंसर क्या हो जाता? 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जो भी आना होगा आ जाएगा। समझे? यस सर। ओके, चलो इसमें किसी को डाउट है? अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर्ड वर्ड्स ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, रेपिटेशन अलाउड, in which vowels and consonants are at alternate positions. समझ में आया कैसी चीज की बात की जा रही है? हाँ सर। कि वॉवेल के बगल में कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट के बगल में वॉवेल, फिर ऐसे। चलो इसमें ये रेपिटेशन अलाउड मिटा दो, ठीक है। इसके दो पार्ट लिख लेते हैं। पहला पार्ट होगा रेपिटेशन अलाउड और दूसरा पार्ट होगा रेपिटेशन नॉट अलाउड। सर वो तो रेपिटेशन अलाउड में भी 2 पार्ट होंगे ना इसके? वो 2 केसेस होंगे। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट लेटर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अगर मेंशन नहीं केसेस किया गया, लेंगे केसेस लेना पड़ेगा। और करेंगे। डन सर। डन? बाकी लोग भी कर लो। देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की तुमको जरूरत नहीं है,
ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हो उतना लिख के छोड़ देना, फाइन। तो देखो पहला क्या है, अब देखो ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नॉट अलाउड है वो तो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि पहला अल्फाबेट क्या होगा, वॉवेल होगा कि कॉन्सोनेंट होगा। ऐसा तो कुछ मेंशन किया नहीं गया स्पेसिफिक, तो मैं क्या करूंगा, दो केस ओके लूंगा। वॉवेल से स्टार्ट किया, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, और केस 2 में कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब देखो रेपिटेशन अलाउड है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं होती हम लोग को। वॉवेल इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास, 5 ऑप्शन, वॉवेल 5 होता है। इस प्लेस को फिल करने के लिए 21। अच्छा, इस प्लेस को फिल करने के लिए अगेन 5, क्योंकि वो रेपिटेशन तो अलाउड है। इस प्लेस को फिल करने के लिए 21, इस प्लेस को फिल करने के लिए 5, तो सारे आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इनका मल्टीप्लीकेशन विल रिजल्ट 5³ इंटू 21 का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो क्या आया, केस 1 से नंबर ऑफ वेज आया। केस 2 से कॉन्सोनेंट 21, वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट 21। रेपिटेशन अलाउड है इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। तो केस 2 से हमारा क्या जाता, 21³ इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ वेज हो जाते, हमेशा जो केसेस होते हैं ना उनके जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो ऐड होते हैं। ये याद करके रख लो, केसेस के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं दे आर एडेड। तो 5³ इंटू 21 स्क्वायर, ठीक है। बहुत हुआ तो तुम कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 5 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर, और 5 + 21 5 + 21 मतलब 26 आ जाएगा। तो पहला पार्ट क्या था जिसमें रेपिटेशन अलाउड था। अच्छा, दूसरा पार्ट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसमें भी केसेस तो दो बनेंगे ही। केस 1 क्या हो गया, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और केस 2 क्या हो गया, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। अब देखो ये कॉन्सोनेंट 21, ये उससे एक कम 20, ये उससे एक कम 19, वॉवेल 5 वॉवेल 4। समझ में आया। यस फिर ये हाँ सर 5, ये 4, ये 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कॉन्सोनेंट 21 एंड कॉन्सोनेंट 20। सर एक बार फिर से बताओ ना, केसेस क्यों लेने पड़ेंगे? हाँ, केसेस केसेस क्यों क्यों? लेने, केसेस इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन में मेंशन तो किया नहीं गया कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो तुम देखो कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और कोई भी लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो, उस बात से अग्री करोगे कि वो तो एकदम एंटायरली डिफरेंट लेटर्स होंगे ही। यस सर, हाँ। तो इसलिए एक केस ले लिया जिसमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एक केस ले लिया जिसमें वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ओके। ठीक है, तो अब जो टोटल वेज होंगे वो क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन। तो 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, ये हमारा आंसर होगा। चलो तो आगे बढ़ा जाए।
यस अच्छा, अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब जैसे तुम लोग का होता है, हैज 10 क्वेश्चंस। लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर हैज 10 क्वेश्चंस where each question has 4 options out of which only one is correct। मतलब जैसे तुम लोग का क्वेश्चन पेपर होता है, then find number of ways in which a student can answer the question paper। Yes, Aditya, good। चलो, तो देखो क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन है। अच्छा, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं? पहले क्वेश्चन को आंसर करने के सर 4 चार, या तो ए टिक क्वेश्चन 1 का, या तो ए टिक किया, या तो बी टिक किया, या तो सी टिक किया, या तो डी टिक किया। ऐसे ही दूसरे को आंसर करने के कितने तरीके हैं? अगेन 4। तीसरे को आंसर करने के अगेन 4। तो सारे के आंसर करने के क्या हो गए? 4 4। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ वेज हो गया दैट विल बी 4 और 10 है, तो 4 रेज टू 10। आंसर विल बी व्हाट? 4 रेज टू 10। सर अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि एक के बदले 2 आंसर करेक्ट है हर एक क्वेश्चन में, तो कैसे लेते? एक के बदले और मल्टीपल चॉइस है। अच्छा, अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। हाँ सर। अच्छा, तो चलो सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। सर उसमें 4 to the power 10 into 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। नहीं नहीं, if each question is more than one or more than one correct type, correct type, ठीक है,
then find number of ways in which he can answer the question. Find the number of ways in which he can answer the question. सर इसमें 2 बार हमको लगाना पड़ेगा अपना फंडामेंटल नहीं प्रिंसिपल। नहीं, देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का यूज आएगा। देखो जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस है किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, एनी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। अब 1 और मोर देन 1 वाले कितने हो सकते हैं वो देखो। सर क्वेश्चन देखो, अनअटेम्प्टेड का क्या होगा? क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। ओके। ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन हम लोग अनअटेम्प्टेड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब कैसा क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें जो है 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट था। अभी क्या है कि 4 ऑप्शन में से एक भी सही हो सकता है, या 2 भी सही हो सकते हैं, या 3 भी सही हो सकते हैं, या चारों भी सही हो सकते हैं। जैसे तुम लोग का 1 और मोर देन 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नंबर ऑफ वेज टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो किसी ने जैसे मान लो 1 ऑप्शन टिक किया, ठीक है। जैसे 4 थे उसमें से केवल एक ही ऑप्शन टिक किया, तो उसमें से वो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4C1। सेलेक्टिंग 4 ऑब्जेक्ट्स, सॉरी सेलेक्टिंग 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ऑप्शन टिक करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। मतलब वो या तो आंसर ए दे सकता है, या तो बी दे सकता है, या तो सी दे सकता है, या तो डी दे सकता है। अच्छा, 2 ऑप्शंस एट अ टाइम टिक किया, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से 2 को टिक किया, तो ऐसे कितने होते हैं, 4C2, 6। ठीक है। 4C2 मतलब 4 की टीम में से, 4 के स्क्वाड में से 2-2 लोग की कितनी टीम बन सकती है, वैसे टाइप की बात हो रही है। तो 4C2 इज 4 into 3/2 which is 6। तो ये जो 6 है वो पता है क्या है, डू यू नो व्हाट दो 6 आर, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ठीक है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नीडलेस टू मेंशन, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग इट। अच्छा, 3 ऑप्शंस एट अ टाइम टिक करना, वो कितने तरीके से टिक कर सकता है वो बंदा, 8। 4C3 वेज दो से, अच्छा 4 4C3 वेज से 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, और 3-3 की कितनी टीम्स बन सकती है वो, तो वो कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो 4 होता वो क्या होता, ABC, जैसे मान लो D को भूल गए, ABD, C को भूल गए, AC B को भूल गए, और BCD A को भूल गए,
ये 4 है, और फिर 4 ऑप्शंस, चारों के चारों ऑप्शंस टिक करना, 1 वो तो एक ही होता, मतलब 4C4 ऐसे तो लिखते, और वो एक ही होता कि तुमने चारों ऑप्शंस भर दिए ABCD। समझ में आया? टोटल 15 आ गए। तो टोटल कितने आ गए? 15 आ गए। इन सारों को ऐड करोगे तो 4 + 6 + 4 + 1, तो 15 वेज हो गए। अब किसी को लग रहा हो कि इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं सर, तो अलग अलग है ना, या तो हाँ, ये या तो या वो। तो तुम 1 ऑप्शन को टिक करोगे, या तो तुम 2 ऑप्शंस को टिक करोगे, या तो तुम 3 ऑप्शंस को टिक करोगे। ऐसा थोड़ा है कि 1 ऑप्शन को भी टिक कर दिया साइमल्टेनियसली, 2 को भी टिक कर दिया साइमल्टेनियसली, 3 को भी टिक कर दिया। दैट विल साउंड पॉसिबल एब्सर्ड। नहीं। इसका मतलब तुमको पता है कि जो 1, इनको सॉल्व करने के 15 वेज होंगे। हाँ, 1 और मोर देन 1 क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट वाले जो होते हैं, उसको 15 वेज से हम लोग आंसर कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। और जो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कितने तरीके से कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? 4 तरीके से। 4 तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे पहले ये बताओ कि ये 15 क्लियर है सारे बच्चों को? 15 कहाँ से आया? सर आपने डिस्कस किया है क्या, और मतलब जो नोटेशन है उस कहाँ से आया? नहीं, वो डिस्कस नहीं किया, वो तो किसी ने पूछ लिया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, तो अच्छा ओके, मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया था। हाँ, तो बोलो बच्चों, ये क्लियर है कि यस सर, क्लियर। यस 15 कहाँ से आ गए? तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन को तुम 15 तरीके से आंसर कर सकते हो, और सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन को तुम कितने तरीके से आंसर कर सकते हो? 4। 4 तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको कितने तरीके से आप आंसर कर सकते हैं? 15 तरीके से। जैसे यहाँ पे 4 लिखा था ना उस समय, अब यहाँ पे 15 लिख लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया। टफ क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग को ये भी निकालने के लिए मेहनत पड़ी थोड़ी। ठीक है, कि किसी एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना वेज एक होंगे। सर क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर। छोड़ना भी अवेलेबल होता तो हम 16 कर देते ना। हाँ, अगर क्वेश्चन छोड़ना भी अवेलेबल होता तो 16 हो जाता। 4C0 भी होता। हाँ, 4C0 भी होता। ये 2n होता है। हाँ, तो ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, सारे 15 हो गए। 15 मतलब ये क्या बन जाता? 15 मतलब कि तुम ऐसे समझो, 15 एक बहुत बड़ा नंबर होता। यस सर। मतलब एक मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर अगर मैं दूं, अगर 1 और मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन पेपर दूं जिसमें 10 क्वेश्चन हो, तो उसको 15 अलग अलग तरीके की आंसर शीट बन सकती थी। समझे? यस सर। कितना बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन सकता था? 15 ऐसे काउंट करने पे बन सकते थे। ठीक है, यस। स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करो, ये समझ में आया ये वाला पार्ट? 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला। चलो, ओके।
ओके अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अ 7 डिजिट नंबर is to be formed। देखो अब नंबर की बारी आ गई है। अब इतनी देर से हम लोग किसकी बारी देख रहे थे? वर्ड्स की बारी देख रहे थे। हाँ, अल्फाबेट्स या वर्ड्स की बारी देख रहे थे, अब नंबर की बारी आ गई है। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज find number of numbers which can be formed। अच्छा, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। तो पहला केस है कि all digits are distinct। unique, all digits are distinct। मतलब distinct होने का क्या मतलब है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। repetition नहीं है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ओके, तो इसमें एक छोटा सा कैच होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं 3 डिजिट नंबर लिखूं तो 537 मान लो ये 3 डिजिट है। अच्छा, इसके आगे अगर मैं 0 लगा दूं तो ये कितने डिजिट का नंबर बनेगा? अभी भी ये 3 डिजिट का ही होगा। हाँ सही। अभी भी क्या होगा? ये 3 डिजिट का भी होगा। इसका मतलब कि जो पहला पोजीशन होता है वहां पे 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर ये 6 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा। समझे? तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब नंबर्स फॉर्म कर रहे रख जाएंगे तो 0 नहीं होना चाहिए पहले डिजिट पे। ओके फाइन। तो जो हमारा क्या कहते हैं, जो जिस पे कंडीशन लग रही होती है या जिस पोजीशन पे कंस्ट्रेंट लग रहा होता है, उस पोजीशन को हम लोग सबसे पहले फिल करते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट किस पोजीशन पे है? पहले वाले पोजीशन पे। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। बाकी सारे प्लेसेस को नहीं, दे आर हैप्पी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले इस पोजीशन को फिल करेंगे। तो यहाँ पे फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? 9 ऑप्शंस। 9 ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि 0 नहीं हो सकता था, इसके अलावा बाकी सब हो सकते थे। जैसे से मैंने यहाँ पे 5 एक नंबर भर दिया। अब इस पोजीशन को फिल करने का कितने ऑप्शन थे हमारे पास? अच्छा, अब यहाँ पे क्या 0 आ सकता? यहाँ पे 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। आ सकता है। बस यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 9 ऑप्शंस थे। सर तो मतलब हाँ, हम कौन से नंबर्स ले रहे हैं? सब नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? हमने कौन सा नंबर कंसिडर किया है? मतलब 0 to 9? जितने भी डिजिट्स हैं सर। 0 to से 9? 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होता है ना। हाँ हाँ,
ठीक है बस वही, ठीक है सर, जैसे अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक होता है। समझ गया समझ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो हम लोगों ने 5 भर लिया, तो अब यहाँ पे मैं बस 5 नहीं भर सकता था, उसके अलावा बाकी सब भर सकता था, तो यहाँ पे भी 9 ऑप्शन। अब यहाँ पे ये दोनों वाले नहीं भर सकता था, 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। समझ में आया? तो मैं इतना ही करके छोड़ देता हूँ, मतलब एंड में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। यस तो सर। अपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि ऐसे ही बस ये बना के ऐसे छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई वगैरह तुम कर लेना। अच्छा, सेकंड पार्ट है रेपिटेशन इज अलाउड। सेकंड पार्ट क्या है? रेपिटेशन इज अलाउड। क्या हुआ? इफ वी गो लेफ्ट टू राइट, क्या लिखा है सर समझ अगर में नहीं है। सर अगर हम मतलब लाइक आपने फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट किया, मतलब हाँ, अगर हम राइट से लेफ्ट करते तो? नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि उस पोजीशन को हम लोग पहले भरते हैं जिस पे कंस्ट्रेन होता है। तो ये जो वाली पोजीशन है, इस पे कंस्ट्रेन है या इसको कुछ नौटंकी है, ये कहेगा कि नहीं नहीं मैं 0 नहीं ले सकता। बाकी सारे तो क्या कहते हैं कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो कभी भी जैसे जिसमें कंस्ट्रेन आता है, या फिर जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मेरे को ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, तो पहले उसकी मांग पूरी कर दी जाती है, फिर उसके बाद बाकी लोगों को सेटल कर दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग पहले वो डिजिट्स फिल करते हैं जो कंस्ट्रेन वाले होते हैं। ठीक, ओके। रेपिटेशन इज अलाउड 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? 9। अच्छा, यहाँ पे बस 0 नहीं हो सकता था, बाकी सब कुछ हो सकता था। अच्छा, यहाँ पे तो 10 10 10 10 10 10 7 डिजिट्स है ना। हाँ, समझ में आया ये 10 10 10 10 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ले सकते थे। तो यस 9 सर, इंटू सब डाल सकते 10 हैं। रेज टू 6 आंसर। Now let's see third part. Third part for us is, third part क्या लिखेंगे? Repetition allowed, the number At should even be, places. the number should be an odd number. The number should be an odd number. जो 7 डिजिट का नंबर है वो क्या होना चाहिए? एक ऑड नंबर होना चाहिए। सर हाँ हमने जो 9 पहले लिया, हाँ, वो पहले 2 केसेस में वो एक फिक्स नंबर था, फिक्स डिजिट लिया हमने। क्या किया? 9 पहले लिया। हाँ, ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, हाँ, वो हमने 9 इसलिए लिया क्योंकि हमने वहाँ पे एक डिजिट फिक्स किया है। 9 इसलिए, देखो सबसे पहले मैंने इस पोजीशन को क्यों फिल किया? क्योंकि ये पोजीशन कंस्ट्रेन वाला पोजीशन था। इसके ऊपर कंस्ट्रेन क्या था? ये 0 नहीं ले सकता, ये पोजीशन 0 नहीं ले हाँ, सकता। अच्छा अच्छा, तो इसलिए पहले इसी पोजीशन को फिल किया। ठीक है सर। ऋषिता, तुम क्या पूछ रही हो? सर मतलब अगर हम बड़े नंबर्स आ गए तो मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है एट द लास्ट? वो तुम्हारे ऑप्शंस में दिया रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग तुम जो है देख सकते हो क्या करना जरूरी होगा। ओके सर। Repetition is allowed
द नंबर शुड बी एन ऑड नंबर। आखिरी वाला ऑड नंबर रहेगा ना? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे कितने पोजीशंस पे कंस्ट्रेन होगा? 2 पोजीशन। 2 पोजीशन पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रेन होगा? यहाँ पे बस 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको 9 तरीके से भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे खुद एक ऑड नंबर हो जाए, 1 3 5 7। 9। तो इसको कितने तरीके से भर सकते थे? 5 तरीके से। ठीक है। अच्छा, रेपिटेशन इज अलाउड, तो सिंस रेपिटेशन इज अलाउड, इसको कितने तरीके से भर सकता था अब मैं? 10 10 10 सब 10 10। ठीक है, तो 45 into 10⁵. अच्छा, फोर्थ पार्ट, रेपिटेशन not allowed, number is an odd number. अच्छा, किसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, रेपिटेशन अलाउड में कि रेपिटेशन नॉट अलाउड में? Repetition not allowed way. हाँ, नॉट अलाउड में रेपिटेशन। रेपिटेशन अलाउड में तो ये सब पोजीशन जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, इधर इधर तुमने क्या भरा उससे फर्क ही नहीं पड़ता रेपिटेशन अलाउड में। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है। तो देखो, 2 पोजीशन कंस्ट्रेन वाली है। 1 मिनट और देता हूँ, करो खुद से। सर केसेस बनेंगे ना तो? नहीं, सर 2 जगह है तो दोनों में से पहले किसको फिल करेंगे? हाँ, अब देखो, जैसे ये एक जगह है और एक ये जगह है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी भी एक पोजीशन को फिल करो। अब जैसे यहाँ पे ऑड है तो ये ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंस होल्ड करता है किसी भी नंबर के रिस्पेक्ट में, अगर ऑड है तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या फिल कर सकते थे? 1 3 5 7 9, ये 5 चीज फिल कर सकते थे। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन हुए। ओके, फिर उसके बाद इसको फिल करने के बाद दूसरी जो कंस्ट्रेन वाली पोजीशन है वहां पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे देखो, मैं 0 तो फिल कर नहीं सकता था, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 फिल कर दिया था, 3 भी नहीं फिल कर सकता था। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे? 8 बचे। समझे? ना 0 फिल कर सकता था, ना 3 फिल कर सकता था। सर 8 क्यों बचे? हाँ,
8 इसलिए बचे क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऑड नंबर फिल कर दिया मैंने। हाँ ठीक, अब यहाँ पे कोई ऑड नंबर फिल कर दिया तो अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जैसे 3 फिल कर दिया मैंने, तो मैं 3 यहाँ पे नहीं फिल कर सकता और 0 भी नहीं फिल कर सकता, वो क्योंकि फर्स्ट डिजिट हो रहा होता। तो ये दो तो यस एक्सक्लूड हो गए ना, तो 8 बचे। अब चलो, अब ये और ये पोजीशन भरा गई 2 एलिमेंट्स से। अब हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, तो इधर 8 ऑप्शंस होते हैं। क्या वो अमय क्या बोल रहे हो? Why can't we fill 3? We cannot fill 3 over here because repetition is not allowed. मतलब यहाँ पे जो कोई भी डिजिट सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं 3 फिल कर दिया हूँ तो यहाँ पे 3 नहीं लिख सकता ना। तो एक तो यहाँ वाला डिजिट नहीं लिख सकता और एक 0 नहीं लिख सकता। ओके, अब यहाँ पे 2 डिजिट्स भर आ गए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 8 ऑप्शन बचे, फिर यहाँ पे 7 बचे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। सर पहले पोजीशन पे 8 क्यों नहीं आया वो नहीं समझा। पहले पोजीशन पे 8 क्यों लिया? हाँ 8 इसलिए लिया क्योंकि देखो, जैसे मैंने लास्ट डिजिट फिल किया, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट फिल किया, तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 भराया था, भरा चुका है 3 यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे फिल करने जाता, तो यहाँ पे न तो मैं 3 ले सकता हूँ क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगा, और न तो मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि पहला डिजिट 0 हो जाएगा। तो अच्छा। ये 2 डिजिट्स एक्सक्लूड हो गए ना, हाँ तो फिर तो 8 ही इसलिए ऑप्शन 8 बचे। बचा। हाँ समझ गया। अच्छा, अब सर बहुत बच्चों, हाँ फर्स्ट डिजिट से हम लोगों ने क्यों नहीं स्टार्ट किया? किसी के मन में ये डाउट आ सकता है। नहीं सर, वो हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्या कि 9 × 9 × 8 7 6 5 तक, और फिर लास्ट में 4 डिजिट्स बचते, तो 4 में से 2 ऑड और 2 इवन, यस सर, मैं भी वही ऐसा नहीं पूछ कर रहा था। सकते? देखो 4 5 6 7, देखो कभी भी क्या होता है कि जो कंस्ट्रेन वाली पोजीशन होती है वो हम लोग को सबसे पहले भरनी रहती है, जितनी भी कंस्ट्रेन वाली पोजीशन रहती है। तो जैसे ये जो कंस्ट्रेन वाली पोजीशन थी, तो मैंने ये वाला तो कंस्ट्रेंट पहले भर दिया जैसे दिखाया। अब किसी के दिमाग में चल रहा होता कि मैं पहले ये पोजीशन भरूं अगर, ठीक है, तो वो सोचता कि ठीक है मैं यहाँ पे 0 नहीं भर सकता था, तो इसको मैं 9 तरीके से भर देता, 9 वेज से भर सकता था। अब फिर मैं यहाँ पे आता, मैं कहाँ पे आता? यहाँ पे आता। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता बताओ? 5 लिख सकता था क्या कॉन्फिडेंटली? नो सर, क्योंकि उधर ऑड भी लिखा हुआ हो सकता था। हाँ, हाँ अगर जैसे यहाँ पे मैं अगर 4 लिख देता, यहाँ पे अगर एक इवन नंबर लेता, तो फिर ठीक है यहाँ पे मैं 5 अल्फाबेट्स के ऑप्शंस थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे से 7 ले लेता, तो फिर यहाँ पे मेरे पास 4 अल्फाबेट्स के ऑप्शंस रहते। डाउट होता, समझे? तो मतलब क्या हुआ कि इस पोजीशन को पहले भरने पे, इस पोजीशन को पहले भरने पे यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पोजीशन को पहले भरा। समझे? यस सर। आर्यन क्या हो गया? तुमको कुछ डाउट है? आर्यन फ्रॉम पनवेल।
चलो, तो इसलिए ये वाली चीज रॉन्ग होती, ये वाली चीज करेक्ट है। ठीक है, चलो अब वैसे इसका और भी कंटिन्यूएशन है, उसको हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास। मतलब इसके भी और भी सब पार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग को। वो सारे और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके। सर कहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करें क्या? कल के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद थोड़ा सॉल्व करना। सर वो दूसरे वाले जब आपने पहले फर्स्ट डिजिट भरा तो वो उसमें 2 केसेस बना के कर सकते थे क्या, कि एक बार 5 आएगा और एक बार 4? हाँ वो कर सकते थे कि ओके। एक बार यहाँ पे इवन नंबर ले लिया, एक बार यहाँ पे ऑड नंबर ले लिया। सर वही सोच रहा था मैं, लेकिन फिर अच्छा। उसके बाद सूझा ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, तो फिर ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन से कंस्ट्रेंट को पहले फिर मतलब देना है, फिलअप करना है? देखो पहले कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से पोजीशंस पे कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं, कंडीशंस आ रही है। फिर उसके बाद जैसे कोई एक पोजीशन पकड़ो, उसको पहले फिल करो, और उसके फिल करने पे अगर तुमको कोई दूसरे पोजीशन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हारा सही है। और अगर एक फिल करने पे दूसरे पे तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, मतलब तुमने वो लंबा वाला ले लिया है। पोजीशन, हाँ वो कंडीशन को रॉन्ग लिया है, वो वाली पोजीशन को रॉन्ग पोजीशन ली है, फर्स्ट पोजीशन। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर एक डाउट था, वो क्या होता, इसका एक्सपेंशन होता 5c0 1 + x raised to 505 minus 5c1 1 + x to the power 404 plus 5c2 1 + x to the power 303 minus 5c3 1 + x to the power 202 5c4 1 + x to the power 101 minus 5c5। ठीक है, मैंने अपने मन से ये एक्सपेंशन लिखा। ठीक, अब मैंने क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया कि वो सेम उसके कोएफिशिएंट रहेंगे x to the power 5। हाँ, अब जो कोफिशिएंट ऑफ x raised to 5 ऑन राइट हैंड साइड, तो देखो ये x raised to 5 कब देता, मतलब जो पहला वाला टर्म है हर एक टर्म कंट्रीब्यूट करता, तो 5c0 5c5, फिर इसमें क्या होता माइनस 5c1 404c5, फिर इसमें क्या होता 5c2 इंटू 303c5, इसके कारण माइनस 5c3 202c5, फिर इसके कारण प्लस 5c4 101c5। ठीक है, अच्छा इसी सीरीज का हम लोग का इसी का हम लोग को सम निकालना था, तो ये राइट हैंड साइड पे x रेज टू 5 का कोफिशिएंट है, तो अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे x रेज टू 5 का कोफिशिएंट निकाला, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज व्हाट 1 + x रेज टू 101 माइनस 1 होल रेज टू 5। तो इसको अगर तुम एक्सपैंड करोगे ना, तो एक तो पहले 1 बनेगा, फिर 101c1x
प्लस 101 C2 सर एक्स बट फिर स्क्वायर। इसमें टर्म साथ में वो भी हो सकता है ना, मतलब अलग अलग इसमें भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि देखो x मैं बता रहा हूँ टेंशन नहीं। 101 C101 x रेज टू 101। अच्छा एक -1 भी है, ये वाला -1 होल रेज टू 5। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। अब तुम कुछ ऐसा सोचो कि जैसे तुम ऐसे सोचो कि ये a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसे ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 3 हाँ समझा सर, अभी समझ गया। उसमें मिनिमम 4 x की पावर 5 ही बनेगी, तो वही लेंगे कि सबका a1 टू दी पावर 5 ही रहे। हाँ तो ये मिनिमम जो है x की पावर 5 अगर चाहिए तो मतलब मेरे को इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x रेज टू 5 का इधर से जो कोफिशिएंट आया वो क्या है, a1 रेज टू 5, मतलब एक तरीके से 101 C1 मतलब 101 रेज टू 5, ये x रेज टू 5 का कोफिशिएंट आया। और यही जो है हमारी सम ऑफ द सीरीज जो ऊपर चाहिए थी वो आ गया। ठीक है। हाँ सर, सर वही बस आपने जो बीच में वो स्टेप किया था उसी का नहीं समझ रहा था, तो वो खुद से ही लेना है तो समझा, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है मतलब मन से ऐसे वो विजुअलाइज खुद करने से का कि वैसे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं था। ओके, थैंक यू वेरी चलो मच सर। चलो तो बस करते हैं।